दोस्तों, आप सभी का एमके शाह क्लास में स्वागत है। आज घटना चक्र विश्व का भूगोल का ये 40वां लेक्चर है। इसमें हम लोग आर्थिक भूगोल के अंतर्गत देखेंगे विविध से रिलेटेड 48 PYQ क्वेश्चन को खाली कवर करेंगे और क्वेश्चन के नीचे जो भी डिटेल है उनको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग 48 क्वेश्चन को जो डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछले किसी न किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आशा है कि आने वाले अपकमिंग एग्जामों में भी क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। और चूंकि ये विश्व के भूगोल का ये विविध है, तो ये विविध कह लीजिए पूरा निचोड़ है। तो 48 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं देर न करते हुए। और यदि चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ये लास्ट चैप्टर है मतलब अर्थ विश्व के भूगोल का ये लास्ट चैप्टर है कह लीजिए। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको समाहित किए गए हैं। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र हैं, यानी मछली उत्पादन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, यानी ये क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो ये क्षेत्र वहां पाए जाते हैं जहां कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। दोनों तरीके की जो धाराएं यहाँ मिलती हैं, वहां पर मत्स्य क्षेत्र ऐसे स्थान पर सबसे ही महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र होते हैं। यानी संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मत्स्य क्षेत्र हैं वो कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं जहां मिलती हैं वहां पर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प हुआ। इसमें देखते हैं, कह रहा है कि मत्स्य उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। मत्स्य के लिए निम्न अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए, जैसे छिछला समुद्र होना चाहिए और प्लैंकटन पौधों की प्रचुरता होनी चाहिए, ठंडी और गर्म जलधाराओं का संगम होना चाहिए। साथ साथ मतलब ठंडी और गर्म जलधाराएं दोनों साथ साथ मिल रही हों, ऐसा क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंड बैंक स्थित है। ये ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, तो पूछ रहा है ग्रैंड बैंक स्थित है, ये आपके स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ग्रैंड बैंक स्थित है। तो राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का सी विकल्प होगा, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट। कह रहा है कि ग्रैंड बैंक जो है ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर की उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ग्रैंड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। देखिए, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी, चाहे समीक्षाधिकारी हो चाहे विशेष हो, सभी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ से अपकमिंग एग्जामों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भूगोल में नवनियतिवाद, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया था ग्रिफिथ टेलर ने। अर्थात राइट ऑप्शन आपका भी विकल्प है जी टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर ने ही भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर का भी विकल्प है। कह रहा है कि नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था और इस अवधारणा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ नीतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, नीतिवाद को रुको और जाओ नीतिवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि वैज्ञानिक निश्चयवाद क्या है या इस सिद्धांत को किसने दिया, या रुको और जाओ नीतिवाद सिद्धांत की अवधारणा किसने की, तो ये दोनों ही इसी के नाम है, नवनीतिवाद, अर्थात ग्रिफिथ टेलर ने इसे दिया। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी, यानी इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है, तो विश्व को जो है 11 सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है। तो राइट ऑप्शन है इसका सी विकल्प होगा 11। और किसने विभाजित किया है, J.E. स्पेंसर और W.L. टॉमस ने। और किस पुस्तक में, इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में।
तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का सी विकल्प होगा। और आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन उस पे आधारित है, एक कोट पे आधारित है, तो इसको देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उल्लेखित समुदाय। कुर्द, कुर्द ये कहाँ से रिलेटेड है? तो ये बांग्लादेश से रिलेटेड नहीं है, ये जातियां वहां नहीं पाई जाती, लेकिन मदेशी जो है ये नेपाल में पाई जाती हैं, तो ये सही है। और रोहिंग्या ये म्यांमार की जो है जनजाति या कह लीजिए, तो ये 2 और 3 सही है, यानी मदेशी नेपाल की ये सही है और रोहिंग्या म्यांमार की ये सही है। तो 2 और 3 सही है, यानी केवल और 2 और 3, यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, 2 और 3 सही है। कुर्द बांग्लादेश में ना जो है पा करके ये पाई जाती है जो है इराक, पश्चिमी ईरान, दक्षिणी पूर्वी तुर्की एवं उत्तरी सीरिया में पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका जो कुर्द वाला है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी मदेशी नेपाल से रिलेटेड है और रोहिंग्या म्यांमार से रिलेटेड है, यानी राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन ये कथन पर विचार करना है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला कह रहा है कि क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। एकदम राइट है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है यहाँ से, तो क्यूबा को कहा जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, तो ये भी आपका सही है। और कह रहा है संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादन है, ये गलत है। संसार में दुग्ध का अग्रणी जो उत्पादन है वो अपना प्यारा भारत है, तो ये आपका यहाँ से ऑप्शन 3 नंबर गलत हो गया। 4 नंबर कह रहा है ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, ये भी आपका सही है। तो सही में इसमें कह रहा है कि कौन से कोड सही हैं, तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, यानी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। और इसमें जो 6 नंबर है इसमें तीसरा सही नहीं है, क्योंकि संसार में दुग्ध उत्पादन में भारत पहले नंबर पर और यूएसए दूसरे नंबर पर है। और ये चीज इसमें दिया हुआ है, इसमें पढ़ लेते हैं एक बार। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। हांगकांग पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का विशेष प्रशासनिक प्रदेश है। संसार में दुग्ध का अग्रणी उत्पादन देश भारत है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है जिसमें न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, विक्टोरिया उत्तरी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्षेत्र तथा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया शामिल है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको छांटना है। कह रहा है बोस्निया एक देश है जो बाल्कन्स वर्ग से संबंधित नहीं है। दूसरा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भूभाग भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं है। और तीसरा कह रहा है नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान में स्थित है। और डी कह रहा है कि वर्तमान में विश्व के देशों में चीन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब इसमें स्टार लगा हुआ है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें 2 विकल्प सही हैं, ए और सी कथन सही नहीं है। अतः अब इस विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता पूर्णतया। जैसे बाल्कन देश में अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, कोसोवो, मैसेडोनिया तथा मोंटेनेग्रो। और नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान में नहीं बल्कि कनाडा में अवस्थित है। तो इसमें 2 सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो 2 सही नहीं है, एक तो ए और एक सी, यानी ए भी सही नहीं है और सी भी सही नहीं है। तो इसमें आप चाहे ये लगा सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन ये रिपीट करता है तो आप चाहे ये लगाइए या सी लगाइए, आप दोनों ही स्थितियों में आपका आंसर सही होगा। क्योंकि एक ही लगा सकते हैं, दोनों लगा नहीं सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भौमिक मील की दूरी समुद्रिक मील से कम होती है। और आगे कह रहा है हरमट्टन पूर्वी अफ्रीका तट की धूल भरी पवन है। और तीसरा कह रहा है ग्रीस तथा अल्बानिया आइबेरियन महाद्वीप के भाग हैं। इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कौन से सही है, तो इसमें सही कौन सा है, ये सही है आपका डी, यानी डी विकल्प आपका सही, केवल और केवल फर्स्ट सही है। कह रहा है भौमिक मील की दूरी जो है समुद्री मील से कम होती है। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, केवल डी सही, यानी केवल एक सही है, बाकी दूसरा और तीसरा सही नहीं है। तो 8 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प
देख ले रहे हैं कि सामुद्रिक मील क्या है, इकाई से भिन्न समुद्री लंबाई नापने की इकाई है, और एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और भौमिक मील जो है ये स्थलीय दूरी मापने की इकाई है, इसमें 1760 गज या 1609 मीटर होते हैं, अर्थात भौमिक मील की दूरी समुद्रिक मील की दूरी से कम होती है, इसलिए कथन फर्स्ट सही है। और हरमट्टन या हरमट्टन ये शुष्क एवं धूल भरी हवा है जो नवंबर और मार्च के मध्य गिनी की खाड़ी तट पर पश्चिम तथा दक्षिणी पश्चिमी सहारा क्षेत्र में बहती है, अतः दूसरा जो है आपका क्या है, गलत है। तीसरा कह रहा है आइबेरियन, जो आइबेरियन है वो आइबेरियन प्रायद्वीप में स्पेन, पुर्तगाल, एंडोरा, फ्रांस एवं स्पेन की सीमाओं से लगा छोटा सा देश है। एंडोरा तथा जिब्राल्टर ये आइबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिण में ब्रिटिश राज क्षेत्र है, जबकि ग्रीस और अल्बानिया इसके भाग नहीं है, तो तीसरा वाला भी गलत है। तो ये तीनों से रिलेटेड मतलब एक समुद्री मेल हो गया, एक भौमिक मेल और एक हरमट्टन, ये तीनों के बारे में जानिएगा, ध्यान रखिएगा, आज क्वेश्चन बन सकते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। अब आपको इसमें सुमेलित कौन सा है वो छांटना है। जैसे प्रागवे ये पंपास लिखा हुआ है तो ये सुमेलित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ये मनीटेबा से ये भी सुमेलित नहीं है। लेकिन मोरक्को जो है ये एटलस पर्वत इसी से रिलेटेड है, यानी एटलस पर्वत मोरक्को में ही विस्तारित है। और ऑस्ट्रेलिया ये किम्बरले ये भी सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका जो है सी विकल्प होगा 9 नंबर का। ये पूछा गया है यूपीपीसीएस में 2002 में। कह रहा है कि एटलस पर्वत मोरक्को में विस्तारित है, जबकि पंपास घास का जो मैदान है ये मुख्यतः अर्जेंटीना में, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। किम्बरले की विश्व प्रसिद्ध जो खान है वो दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, तथा मनीटोबा एक कनाडा का एक प्रांत है। ये भी ध्यान रखिएगा। पंपास घास का जो मैदान है ये अर्जेंटीना में पड़ता है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है। आगे हम लोग देखते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, सूची फर्स्ट या सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में कह रहा है कि जो ध्रुव तारा है, एक तरफ तारा दिया ध्रुव तारा, पृथ्वी, ग्रीनलैंड और विस्फोट। सूची सेकंड में गुरुत्वाकर्षण, ध्वन और आर्कटिक महासागर और उत्तर ये दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। जैसे जो ध्रुव तारा है ये उत्तर दिशा की ओर निकलता है, यानी तो फर्स्ट का हो गया डी से। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है अपने गुरुत्वाकर्षण, ये पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है तो 2 का हो गया आ से गुरुत्वाकर्षण। ग्रीनलैंड जो है ये ग्रीनलैंड आपके आर्कटिक महासागर से रिलेटेड है में पाया जाता है, और विस्फोट से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये आपका हो गया, यानी डी द आ और द आ, यानी आपका राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है। फर्स्ट का द, दूसरे का आ, तीसरे का श और चौथे का जो है बा, ये आपका राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। ध्रुव तारा की स्थिति आकाश के उत्तर दिशा में, और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। ग्रीनलैंड द्वीप की स्थिति आर्कटिक महासागर के समीप है, और विस्फोट के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में भौगोलिक स्वरूप दिया है, सूची सेकंड में देश दिया हुआ है। तो जैसे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और ग्रैंड कैनियन, इधर है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और साथ ही साथ और 2 दिए हुए हैं, इनको भी हम लोग देख ले रहे हैं। सूची फर्स्ट में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रैंड कैनियन और लेक विनिपेग, दक्षिणी आल्प्स इधर दिया हुआ है। सूची सेकंड में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएसए। अब इसको जो है मैच कराना है। तो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। यानी तो ए का हो गया एक से ए मिलेगा इस 1 नंबर से ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा है जो ग्रैंड कैनियन है, तो ग्रैंड कैनियन ये आपका यूएसए में पड़ता है, ये आपका 4 नंबर से हो गया। और लेक विनिपेग जो है, ये लेक विनिपेग ये कनाडा से रिलेटेड है, और दक्षिणी आल्प्स जो है ये न्यूजीलैंड में है। तो इस हिसाब से यानी 1 4 2 3, यानी राइट ऑप्शन आपका कौन सा विकल्प होगा, बी विकल्प होगा। राइट ऑप्शन आपका बी सही है, यानी 11 नंबर का बी ऑप्शन। इसमें कह रहा है भौगोलिक स्वरूप देश दिया हुआ है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ग्रैंड कैनियन यूएसए में, लेक विनिपेग कनाडा में, और दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो स्थापित किया गया ये आपके यूएसए में स्थापित किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कह रहा है विश्व का परमाणु का इतिहास प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के विचारों से प्रारंभ हुआ माना जाता है। वर्ष 1942 में आरंभ में फर्मी के नेतृत्व वाले वैज्ञानिक अपने सिद्धांतों के विकास के लिए शिकागो विश्वविद्यालय जो कि यूएसए में एकत्रित हुए थे, और इसी महाविद्यालय के स्वेक्स कोड पर शिकागो फाइल फर्स्ट नामक विश्व के प्रथम परमाणु रिएक्टर का कार्य आरंभ हुआ यानी प्रारंभ हुआ। 2 दिसंबर 1942 की सुबह रिएक्टर की सफलतापूर्वक संचालित कर लिया गया। यह रिएक्टर संचालित कर पाने का विश्व की पहली घटना थी, जबकि विश्व में परमाणु रिएक्टर से पहली बार विद्युत का उत्पादन 20 दिसंबर 1951 को संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो राज्य के आर्को परमाणु रिएक्टर से किया गया। तो डी ऑप्शन इसका जो है राइट है 12 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलन आपको छांटना है कौन नहीं है। देखिए साइकिल रेल सुरंग जो है ये चीन में नहीं है, साइकिल रेल सुरंग ये चीन में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। और आगे की देख लेते हैं कि पेट्रोनास टावर्स जो है ये मलेशिया में है, और अप्पा लेचियन पथ जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और रोगन बांध कहाँ है, तजाकिस्तान में। कई बार ये पूछा गया, ध्यान रखिएगा। और रोगन बांध कहाँ स्थित है, तजाकिस्तान में स्थित है। तो राइट ऑप्शन 13 नंबर का ए विकल्प होगा। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 14 नंबर से रिलेटेड थोड़ा देख ले रहे हैं। इसमें कह रहा है कि शिकल रेल सुरंग एक जापान के हाइकोंडो से होन्शु के मध्य जल के अंदर निर्मित विश्व की प्रमुख रेल सुरंग में से एक है। और पेट्रोनास टावर्स ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम में अवस्थित है। और अपलेशियन पर्थ कहाँ स्थित है, ये पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जिसकी लंबाई 3500 किलोमीटर है। और रोगन बांध ये तजाकिस्तान के बख्श नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा रोगन बांध कहाँ स्थित है, ये बख्श नदी पर बनाया गया है, और कहाँ, तजाकिस्तान में स्थित है। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि बरमुडा त्रिभुज ये अवस्थित है, ये कहाँ स्थित है, ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमुडा त्रिभुज स्थित है कहाँ, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बरमुडा त्रिभुज कह रहा कि उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में मियामी, दक्षिणी फ्लोरिडा, बरमुडा और प्योर्टो रिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है बरमुडा त्रिभुज। और ये स्थित कहाँ है, ये उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो राइट ऑप्शन 14 नंबर का ए विकल्प हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बरमुडा त्रिकोण निम्नलिखित स्थानों में से किन तक विस्तृत है, यानी दक्षिणी फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको और हवाई द्वीप समूह। तो ये स्थित है, अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, एक तो प्यूर्टो रिको में और एक दक्षिणी फ्लोरिडा में, यानी ये दो जो है क्षेत्रों में विस्तृत है। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा, केवल फर्स्ट और सेकंड। तो 15 नंबर का बी विकल्प हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये मैचिंग पर आधारित है। 16 नंबर कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है कि स्वर्णिम त्रिकोण और बरमुडा त्रिकोण और सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा और रेड बेसिन। और सूची सेकंड में दिया हुआ म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम और चीन और उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब हमें इसे मैच कराना है कि जो स्वर्णिम त्रिकोण है ये कहाँ पर स्थित है। तो स्वर्णिम त्रिकोण ये स्थित है कहाँ पे, ये दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम क्षेत्र में। तो ए का हो गया दो। दूसरा कह रहा है बरमुडा त्रिकोण ये कहाँ स्थित है। तो बरमुडा जो त्रिकोण स्थित है ये आपके अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ये हो गया बी का 4 नंबर से। और सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा ये किसे कहा जाता है, ये म्यांमार को कहा जाता है। तो ये म्यांमार इससे रिलेटेड हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया। और रेड बेसिन जो है आपका ये चीन। तो इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी विकल्प होगा, 2 4 1 3। यानी राइट ऑप्शन आपका क्या सही है, बी विकल्प 2 4 1 3। 16 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं
17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर कह रहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वह स्थित है आपके केप कैनेडी में। तो केप कैनेडी में स्थित है, राइट ऑप्शन 17 का डी विकल्प हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित केप कैनवरल प्रमुख अंतरिक्ष यान एवं उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के नाम पर इसका नाम बदलकर केप कैनेडी कर दिया गया था। वर्ष 1973 के बाद से इसे पुनः केप कैनवरल के नाम से भी जाना जाता है। तो 17 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सफलता मिली है? 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें आपका राइट ऑप्शन है ए विकल्प कनाडा। कह रहा है वर्ष 1997 में कनाडा के राडा स्टार्स फर्स्ट उपग्रह द्वारा पहली बार संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप का मानचित्र बनाने में सफलता प्राप्त हुई। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादन कहाँ होता है? यानी सबसे ज्यादा मदिरा शराब का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आपके होता है फ्रांस में। सबसे ज्यादा मदिरा का उत्पादन फ्रांस में होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाइन के अनुसार वर्ष 2014 में विश्व का बृहत्तम मदिरा उत्पादन देश फ्रांस था। आदतन स्थिति में भी 2020 में अंतरिम आंकड़ों के आधार पर भी शीर्ष 5 वाइन उत्पादक देश में इटली, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। यानी सबसे ज्यादा मदिरा का उत्पादन इटली और फ्रांस में होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। कह रहा है कि पेड़ की आयु का पता किसके माध्यम से लगाया जाता है? तो ये उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना के आधार पर यह लगाया जाता है। और कई बार तो ये PCSRO के साथ साथ ये कई बार सीटेट और यूपी टेट और UPSSC में ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है। पेड़ की आयु का जो पता लगाया जाता है ये उसके धड़ पर जो वलय होते हैं, वलय की संख्या की गणना करके पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोपा कवाना पुलिन, कोपा जो है कवाना पुलिन है, ये कहाँ अवस्थित है? तो कोपा कवाना पुलिन ये स्थित है रियो डी जेनेरो में स्थित है। कोपा कवाना पुलिन ये ब्राजील के नगर रियो डी जेनेरो के दक्षिणी भाग में स्थित है। सागरीय तट के सहारे निक्षेपित पदार्थों से बने हल्के ढाल वाले स्थल रूप को पुलिन अथवा बीच कहा जाता है। चेन्नई में स्थित मरीन बीच भारत में सबसे लंबा शहरी प्राकृतिक बीच है। तो ये इसका राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा, रियो डी जेनेरो, ब्राजील। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर जो स्थित दूरबीन वेधशाला है वो कौन सी है? तो वो भारत की है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला जो बनाई गई है भारत की है। दिए गए विकल्प में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला भारत की लद्दाख में हानले गांव में स्थित है। तो राइट ऑप्शन 22 नंबर का बी विकल्प सही होगा, भारत। 23 नंबर कह रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा, ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। वर्तमान में 27 यूरोपीय देशों का संगठन यूरोपीय संघ और मार्स्ट्रिक्ट संघ के द्वारा 1 नवंबर 1993 को अस्तित्व में आया है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। यूरो मुद्रा वर्तमान में यूरोपीय संघ के 19 देशों की आधिकारिक मुद्रा यूरो है, भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। चलिए 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो गया वो ए विकल्प है, ब्रुसेल्स। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय स्थित है वो आपके लंदन में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। IMO में वर्तमान में 175 सदस्य देश हैं और 3 एसोसिएट
सदस्य हैं। तो 24 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है, लंदन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलन नहीं है, इसको छांटना है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी ये आपके जेनेवा में सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये आपका द हेग में है, ये भी सही है। और यूरोपीय आर्थिक समुदाय ये संगठन कहाँ, ये ब्रुसेल्स में है, ये भी सही है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो 25 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है, ना कि न्यूयॉर्क में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क में नहीं है, ये कहाँ है, ये है आपके इटली में। पूछ सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि खाद्य एवं कृषि संगठन वन लाइनर में बना हुआ है, का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये रोम इटली में पड़ता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रयत्नकारी है। तो इसमें आपको देखना, यह द्वितीय विश्व युद्ध का सक्रिय घटना स्थल था। और बी ऑप्शन कह रहा है कि एशिया की दो शक्तियां चीन और भारत के बीच स्थित है। सी कह रहा है ये शीत युद्ध की अवधि में महाशक्तियों के बीच परस्पर मुकाबले की रणभूमि थी। और डी कह रहा है ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है। ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। भू युद्ध नीति की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है और इसका प्रमुख कारण है कि ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। इसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए स्पाइक मैन ने रिमलैंड का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखिएगा, किसने दिया था, स्पाइक मैन ने दिया था। और कौन सा सिद्धांत दिया था, रिमलैंड का सिद्धांत दिया था। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पूर्व की ओर देखो, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत पूर्वी एशिया मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। और दूसरा कह रहा है भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता है। तो ये आपका जो है गलत है। एक तो ये पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है, ये भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, अर्थात जो राइट ऑप्शन है वो भी विकल्प होगा, पहला और तीसरा सही है, बाकी ये दूसरा गलत है। तो 27 नंबर का बी ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है, यह चीनी तिब्बत में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है, चीनी तिब्बत। यानी कैलाश मानसरोवर जो तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है और ये स्थित है चीनी तिब्बत में। कैलाश मानसरोवर चीनी तिब्बत में स्थित है, अतः यहाँ की तीर्थ यात्रा के लिए भारतीयों को वीजा जो है लेना पड़ता है। तो 28 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प, चीनी तिब्बत में। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया वासी हैं वह गर्मी के ऋतु में क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। क्रिसमस जो है मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस 25 दिसंबर का त्यौहार गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। तो 29 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प, गर्मी होगा। और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है। किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है। तो ये दर्जा प्राप्त है भारत को। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, भारत। किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है, तो भारत। देखते हैं इसमें कह रहा है विकल्प में वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर आसियान के पूर्व सदस्य देश हैं, जबकि भारत को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। आसियान का आदर्श वाक्य जो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। वर्तमान में इसके 10 जो सदस्य राष्ट्र हैं, 10 सदस्य राष्ट्रों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एवं कंबोडिया शामिल हैं।
31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ओपेक का सदस्य नहीं है आपका चाइना, ओपेक का सदस्य नहीं है, बाकी अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है, यूएई है। संयुक्त यूएई का मतलब संयुक्त राष्ट्र, अमीरात, संयुक्त राष्ट्र जो है अमीरात। इसमें कह रहा है कि बी सही उत्तर है ओपेक। ओपेक जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, चीन इसका सदस्य नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इंडोनेशिया जनवरी 2009 में इसकी सदस्यता जो है से हट गया, पुनः जनवरी 2016 में ओपेक से जुड़ा, अंततः 30 नवंबर 2016 को ओपेक की सदस्यता त्याग दी। ओपेक के सदस्य देखें अल्जीरिया, अंगोला, कांगो और इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया और नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ये संयुक्त अरब अमीरात है, और वेनेजुएला, ये ओपेक के सदस्य हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सार्क का मुख्यालय आपके काठमांडू नेपाल में है। दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क है, सार्क की स्थापना कई बार पूछा गया है, तो ये 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है आपका काठमांडू नेपाल में है। वर्ष 2007 से अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया है। इससे पूर्व सार्क जो है 7 सदस्यों का संघ था। तो ये ध्यान रखिएगा, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, जो कि आपके नेपाल में पड़ता है, और इसकी स्थापना जरूर ध्यान रखिएगा 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है। तो ये आपके इटली में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा ये इटली में स्थित है। पीसा की झुकी जो मीनार है ये इटली में है, जो कि लगातार झुकती जा रही है। इसे सीधा करने के प्रयास लगातार जारी हैं। एमपीपीसी 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है, और भी विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कि पीसा की झुकी हुई मीनार ये कहाँ है, इटली में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलेसी पैलेस कहाँ स्थित है। तो एलेसी पैलेस ये स्थित है आपके फ्रांस में। एलेसी पैलेस ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का जो सरकारी निवास है उसे क्या कहा जाता है, एलेसी पैलेस, और ये स्थित है फ्रांस में। राइट ऑप्शन आपका 34 का भी विकल्प है। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन होता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें होता है सारस। यानी उड़ाका पक्षियों में जो सबसे ऊंचा कद होता है वो सारस का होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है, सारस। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। अगर सबसे बड़े पक्षी की बात करें तो ये है शुतुरमुर्ग, लेकिन ये उड़ाका नहीं है। सबसे ऊंचे कद वाला जो उड़ने वाला पक्षी है वो आपका सारस है। उड़ाका मतलब उड़ने वाला, जो सबसे ऊंचे कद वाला और उड़ने वाला पक्षी है वो सारस है, और वैसे सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर कह रहा है कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित है। तो वो आपके प्यारे भारत देश में स्थित है। सबसे अधिक डाकघर स्थित है भारत में। विश्व में सर्वाधिक डाकघर भारत में है, जिनकी संख्या जो है 1,54,965 है। यह 31 मार्च 2017 तक था, जबकि अब तक बहुत काफी संख्या इसमें बढ़ चुकी है। और आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। तो चेरनोबिल परमाणु आपदा कहाँ घटित हुई थी, ये घटित हुई थी यूक्रेन में। राइट ऑप्शन आपका 37 नंबर का सी विकल्प है, यूक्रेन। चेरनोबिल परमाणु आपदा जो घटना हुई थी ये यूक्रेन में। चेरनोबिल परमाणु आपदा अप्रैल 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ एवं वर्तमान यूक्रेन में घटित हुई थी। इस परमाणु आपदा के समय यूक्रेन तत्कालीन सोवियत संघ का भाग था। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई। इसके कारण लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण लाखों लोग जो है भुखमरी से इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी, ये चीन में हुई थी। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक आर्थिक एवं सामाजिक नीति है, जिसे चीन में वर्ष 1958 से 1960 के बीच लागू किया गया था। ये चीन की घटना है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में जो है इनका चयन करना है, और ये नीचे कोड दिया हुआ है। फ्रांस, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका,
इनको आपको कोट में अंकित करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प है, यानी पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद आपका फ्रांस, और फ्रांस के बाद में जापान, और जापान के बाद में रूस। राइट ऑप्शन 39 नंबर का सी विकल्प सही है। इसमें कह रहा है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्रों के आधार पर देशों का जो अवरोही क्रम है वो पहले नंबर पर आपका यूएसए है, फिर फ्रांस है, फिर जापान है, फिर रूस है। तो ये क्रम इनका है। आगे 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2012 के अनुसार उनकी नाभिकीय शक्ति क्षमता की दृष्टि से देशों का अवरोही क्रम क्या है। तो इसमें फ्रांस, जापान, अगर इन 4 देशों में देखा जाए तो फ्रांस, जापान, रूस और चीन है। ठीक है। इसमें 2022 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए नाभिकीय शक्ति क्षमता की दृष्टि से प्रमुख देश, तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर फ्रांस, फिर चीन, फिर जापान, फिर रूस है। क्योंकि यूएसए इसमें है नहीं। पहले नंबर पर आपका यूएसए, फिर आता है फ्रांस, फिर आता है चीन, और उसके बाद जापान, फिर रूस नाभिकीय शक्ति की दृष्टि से। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। यानी जितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है उसका 99% जो है जल विद्युत से ऊर्जा प्राप्त होती है, और वो देश है आपका नॉर्वे। नॉर्वे अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 99% जल विद्युत से प्राप्त करता है। वहीं जल विद्युत स्थापित क्षमता 2020 की दृष्टि से चीन पहले स्थान पर है, उसके बाद ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा का स्थान आता है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों के नामों में से उनके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश। तो निम्नलिखित देशों के नामों में कौन से देश ऐसे हैं, तो ये देश है किर्गिस्तान, यानी 42 नंबर का बी ऑप्शन सही है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान नाम तुर्की शब्द किर्क से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है 40, अर्थात किर्गिस्तान नाम का अर्थ ही है 40 कबीलों का देश। तो 42 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प हुआ। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो एड्रियाटिक सागर की जो रानी है ये किसे कहा जाता है, ये रोम को नहीं कहा जाता, यही सुमेलित नहीं है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। चूंकि इसे जो है इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है, इटली के वेनिस शहर को, न कि रोम को। तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी लोरेन कोयला क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है फ्रांस, और वेस्ट मिडलैंड्स के नाम से प्रसिद्ध है बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, और टुला जो कि रूस में है। इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प ए सुमेलित नहीं है, बाकी आपके बी, सी, डी सही सुमेलित हैं। तो 43 नंबर का राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प हुआ। 44 नंबर कह रहा है कि समप्राय मैदान संबंधित है। ये समप्राय मैदान संबंधित है, ये नदी से रिलेटेड है। कह रहा है समप्राय मैदान का निर्माण नदी द्वारा होता है। इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती हैं, और इस समय क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेप दोनों मिलकर समप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। पेनी प्लेन जो शब्द है, शब्द का प्रयोग मॉरिस डेविस ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। जो पेनी प्लेन शब्द है इसका प्रयोग मॉरिस डेविस के द्वारा किया गया था। तो समप्राय मैदान जो संबंधित है ये नदी से रिलेटेड है। 44 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है। एशिया का सबसे बड़ा जो स्वर्ण बाजार है वो बीजिंग, जो कि आपकी बीजिंग शहर है, जो कि चीन देश में पड़ता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल 2012 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार भारत को पीछे छोड़ता हुआ चीन है, जो कि बीजिंग में है। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है। और हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं कि अमलैंड शब्द का क्या अर्थ है। अमलैंड शब्द का अर्थ है नगर का प्रतिवेशी, नगर का प्रतिवेशी यानी आसपास का क्षेत्र। अमलैंड शब्द का अर्थ है नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र, अर्थात अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र होता है। इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अमलैंड और हिंटरलैंड, जो कि नगर का प्रतिवेशी यानी आसपास का क्षेत्र होता है। 46 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 47 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है। तो प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है ली,
अर्थात दिए गए प्रकरणों ली का नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है। ली ने प्रवास के निवास को अस्थायी अथवा अर्ध अस्थायी परिवर्तन के रूप में माना है। तो ली है प्रवचन का जो सिद्धांत संबंधित है वो ली महोदय से संबंधित है। 48 नंबर क्वेश्चन ये जो है कथन और कारण पर आधारित है और लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख ले रहे हैं। इसमें ये कह रहा है कि कथन दिया हुआ है कि हिंद महासागर कई बार शक्तियों का शयन अड्डा बना, ये सही है। और कारण कह रहा है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ हुआ, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, बट कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है, तो ये सही है, आपका ए सही है, आर सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, यानी राइट ऑप्शन 48 नंबर का बी विकल्प सही है। कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों ये 48 क्वेश्चन थे। इसी के साथ हमारा घटना चक्र विश्व का भूगोल कंप्लीट हो रहा है 40 लेक्चरों में, यानी 40 टॉपिक थी, 40 टॉपिक एक एक टॉपिक करके जो है इसको कवर कर लिया गया। और ये लास्ट टॉपिक था विविध, जिसमें हम लोगों ने 48 PYQ क्वेश्चन को कवर किया। और अब इसके बाद घटना चक्र विश्व का भूगोल कंप्लीट हो गया। अब घटना चक्र हम लोगों का भारतीय इतिहास शुरू होगा, जिसमें भारतीय इतिहास में हम लोग ये देखेंगे, सोच रहे हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में, चाहे वारो यारो हो, विशेष हो, एसएससी, लगभग में 12 से 13 यानी 12 से 15 क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले घटना चक्र विश्व का भूगोल, घटना चक्र में भारतीय इतिहास, घटना चक्र भारत का इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे, और उसमें एक लेक्चर आया भी है, तो उसी के साथ हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ